जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में 25 नंबर तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, तो 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, तन ट्यूब के कर्तन हेतु हेक्साब्लेड का अति उपयुक्त पिच है। द मोस्ट सुटेबल पिच फॉर हेक्साब्लेड कटिंग थिन ट्यूब। कोई हमें पतले ट्यूब थिन ट्यूब की कटिंग करनी है तो उसके लिए हेक्साब्लेड का पिच कितना होगा? तो यहाँ से हो जाता है 0.8 mm। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब हमें थिन ट्यूब या फिर कंड्यूट पाइप या फिर हार्ड मेटल की कटिंग करनी होती या किसी ऐसे सेक्शन की कटिंग करनी होती है जहां पर कांटेक्ट एरिया बहुत कम है, तो वहां पर बेसिकली 0.8 mm वाले हेक्साब्लेड पिच का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम फाइन पिच हेक्साब्लेड के नाम से भी जानते हैं। इससे दूसरा क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जाता है कि सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए या नाम दे दिया जाता है ब्रास और ब्रोंज की कटिंग के लिए कौन सा हेक्साब्लेड का पिच प्रयोग किया जाता है? तो उसका ऑप्शन सही होता है 1.8 mm। कोर्स पिच हेक्साब्लेड का प्रयोग किया जाता है ब्रास ब्रोंज इस सब मेटल की कटिंग करने के लिए, सॉफ्ट मेटल की कटिंग करने के लिए, और हार्ड मेटल थिन ट्यूब वगैरह की कटिंग करनी है तो 0.8 mm हेक्सा पिच ब्लेड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, डाट 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 के जरिए ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक आसंजित किया जाता है। ड्रिल चक आर फिटेड ऑन द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल बाय मींस ऑफ, मींस किसके द्वारा हम ड्रिल मशीन के स्पिंडल में ड्रिल चक को होल्ड करते हैं? तो क्लियर होना चाहिए, आर्बर के द्वारा हम क्या करते हैं, ड्रिल मशीन के स्पिंडल पर चक को होल्ड करते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्बर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आर्बर का प्रयोग मशीन के स्पिंडल में ड्रिल चक वगैरह जो भी एसेसरीज वगैरह होती हैं उनको लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, एक ड्रिफ्ट किसके लिए उपयुक्त होता है? ये ड्रिफ्ट इज यूज फॉर, तो ड्रिफ्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहां पर किया जाता है? ऑप्शन है रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल, पंचिंग फॉर लोकेटिंग ए ड्रिल बिट, कटिंग थिन शीट ऑफ मेटल, रिमूविंग ए ब्रोकन ड्रिल फ्रॉम द वर्क। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 28 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्रिफ्ट का प्रयोग कब किया जाता है? तो मशीन के स्पिंडल से ड्रिल, सॉकेट, स्लीव इन सभी एसेसरीज को निकालने के लिए बेसिकली ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। अब ड्रिफ्ट के बारे में अगर बात की जाए तो बेसिकली ये माइल्ड स्टील का बना होता है। किससे बना होता है? माइल्ड स्टील के एक बेज के शेप में बनाया जाता है। इसका प्रयोग ड्रिल चक, ड्रिल स्लीव, सॉकेट को मशीन के स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। कई बार इसका टेपर पूछा जाता है, इसका टेपर एंगल कितना होता है? तो ये 8 डिग्री से लेकर के 19 डिग्री टेपर एंगल होता है ड्रिल ड्रिफ्ट का, तो ये भी ध्यान में रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन, कोणों के यथार्थ मापन के लिए उपयुक्त यंत्र है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ एंगल। यहाँ पर पूछा गया कि हमें कोणों का किसी भी एंगल का बहुत प्रिसाइजली मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे? वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, माइक्रोमीटर, कॉम्बिनेशन सेट। तो आपको क्लियर होना चाहिए जो वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर, ये लीनियर मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली हमारा एंगल मेजरमेंट के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। और जो सूक्ष्म माप के लिए कोणों के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो 29 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा बी। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है एंगल, प्रिसीजन एंगल मेजरमेंट के लिए। अगर एक्यूरेसी पूछी जाती वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की तो कितनी होती है? 5 मिनट के एक्यूरेसी में वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या करता है? मेजरमेंट लेता है। अब यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इसके एक वर्नियर, अगर एक वर्नियर डिवीजन का वैल्यू कितना होता है? तो एक वर्नियर डिवीजन का वैल्यू 1 डिग्री 55 मिनट होता है। मेन स्केल डिवीजन का जो मेन स्केल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो उसकी वैल्यू 1 डिग्री होती है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। लीस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का? 5 मिनट होता है। तो 5 मिनट की एक्यूरेसी में किसी भी कोण को माप कर सकता है, चाहे वो न्यून कोण हो या फिर अधिक कोण हो, दोनों प्रकार के कोणों को मेजरमेंट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज 30 नंबर क्वेश्चन, सामान्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त ड्रिल बिट में मानक हेलिक्स एंगल है द स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल इन जनरल पर्पस ड्रिल बिट। जो सामान्य उद्देश्य के लिए ड्रिल बिट प्रयोग किया जाता है उसका हेलिक्स एंगल कितना होता है? 62.5, 90, 37 और 27.5 डिग्री। तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो उपयुक्त ड्रिल बिट का मानक हेलिक्स एंगल होता है स्टैंडर्ड कितना रखा जाता है? 27.5 डिग्री स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल रखा जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रिल को ग्राइंड करते समय कौन सा कोण नहीं बदलता है, कौन सा अवयव नहीं बदलता है? तो उसका जो हेलिक्स एंगल होता है वो नहीं बदलता है। जिस हेलिक्स पर एक बार ड्रिल बिट का
निर्माण कर दिया गया है वही हेलिक्स लगातार अंतिम तक चलता रहता है। हेलिक्स एंगल ड्रिल को ग्राइंड करने से बदलता नहीं है। अगर हेलिक्स एंगल की बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग ड्रिल 3 प्रकार के होते हैं, एच, एन, एस। एच का मतलब होता है ये हार्ड होता है, बेसिकली ठोस और तन्य पदार्थों के लिए हार्ड और डक्टाइल मेटल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका एंगल की बात की जाए तो एच टाइप के जो ड्रिल बिट होते हैं उनका एंगल होता है 10 डिग्री से 13 डिग्री तक इनका एंगल होता है ड्रिल बिट का। दूसरा जो एन आता है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, सामान्य कार्यों के लिए, माइल्ड स्टील वगैरह के लिए एन टाइप ड्रिल बिट प्रयोग किए जाते हैं। इसका एंगल होता है 18 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में इसका एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट वन जो एस वाला होता है, एस का मतलब होता है सॉफ्ट टाइप। इसका प्रयोग मुलायम व चीमर पदार्थों के लिए, मीन सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। इसके एंगल की बात की जाए तो ये 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में इसका एंगल होता है। तो आपको तीनों क्लियर होना चाहिए। एच मीन्स हार्ड मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाएगा 10 से 13 डिग्री, एन नॉर्मल मटेरियल के लिए 18 से 30 डिग्री, एस सॉफ्ट मटेरियल के लिए 35 से 40 डिग्री और नॉर्मल स्टैंडर्ड कितना रखा जाता है तो 27.5 डिग्री एंगल हेलिक्स एंगल रखा जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 31 नंबर क्वेश्चन। बी ब्लॉक में शामिल कोण है, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ बी ब्लॉक। जो इस प्रकार से हमारा बी ब्लॉक होता है, यहाँ पर इसका बी का एंगल बेसिकली कितना होता है यहीं पर यहाँ आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आपको क्लियर होना चाहिए। बी ब्लॉक का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। 31 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ब्लॉक का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री उसके बीच का कोण होता है। कहां पर, जैसे इस प्रकार के बी ब्लॉक होते हैं कुछ हमारे, तो यहाँ पर जो बी आकार का ग्रुप बनना है इसका कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री एंगल होता है। अब कई बार एग्जाम में बी ब्लॉक के टाइप के बारे में पूछ लिया जाता है, तो बेसिकली ए और बी 2 ग्रेडों में बी ब्लॉक पाए जाते हैं। जो ए ग्रेड के बी ब्लॉक होते हैं प्रिसीजन, बेसिकली हाई ग्रेड के स्टील के बनाए जाते हैं, 100 mm तक की लंबाई में 100 mm तक के साइज में मिलते हैं। जो बी ग्रेड के बी ब्लॉक होते हैं ये बेसिकली ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं और 300 mm तक की लंबाई में मिलते हैं। जो ये ग्रेड का होता है प्रिसीजन वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है टूल रूम वगैरह में। बी ग्रेड का जो बी ब्लॉक होता है सामान्य जनरल पर्पज के लिए वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। कमिंग टू 32 नंबर, आकार के अधिकतम व न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट साइज ऑफ ये पार्ट इज नोन एज। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेविएशन, टॉलरेंस, फिट या फिर इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट साइज के बीच का जो अंतर होता है उसे टॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। क्लियर होना चाहिए टॉलरेंस क्या होता है, कि बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के साइज का अंतर होता है। ठीक, कोई पार्ट है तो उसके बेसिक साइज पर जो हाई लिमिट होती है और जो लो लिमिट होती है उन दोनों के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। अब टॉलरेंस की बात की जाए तो बेसिकली ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस और एक होता है बाइलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है, इसमें बेसिक साइज के केवल एक ही तरफ टॉलरेंस दी जाती है, या तो प्लस में होगी या फिर माइनस में होगी। और बाइलेटरल टॉलरेंस में बेसिक साइज के दोनों तरफ टॉलरेंस दी जाती है, प्लस में भी दी जाती है, माइनस में भी दी जाती है। दो तरफा टॉलरेंस को बाइलेटरल टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। अब अगर यहाँ बात करें जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं उसका मतलब क्या है, तो सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, तो डेविएशन को कहा जाता है विचलन। किसी भी जॉब या कार्य के लिए ड्राइंग में जो बेसिक साइज दिया गया है एवं जो वास्तविक साइज होता है उन दोनों के बीच का जो बीजगणितीय अंतर होता है उसी को विचलन के नाम से जाना जाता है। द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द बेसिक साइड एंड द एक्चुअल साइज ऑफ द जॉब इज नोन एज डेविएशन। ठीक, ये भी अपर डेविएशन होता है, लोअर डेविएशन होता है। इसके बाद आता है टॉलरेंस, हमने अभी डिस्कस कर लिया कि मैक्सिमम लिमिट साइज और मिनिमम लिमिट साइज के बीच का अंतर क्या होगा, टॉलरेंस होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है फिट क्या है, तो फिट बेसिकली 2 मैचिंग पार्टों के बीच का संबंध होता है। रिलेशनशिप बिटवीन 2 मैचिंग पार्ट इज नोन एज फिट। फिट 3 प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस। इसको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर में क्या पूछा गया है, भारतीय मानक प्रणाली में प्राप्त मूल सहिष्णुताओं की संख्या होती है।
द नंबर ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस इन इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम इज, बेसिकली फंडामेंटल टॉलरेंस इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में कितने होते हैं यही पूछा गया है। तो आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ से 32 नंबर क्या क्या हो जाएगा, 18 नंबर सही हो जाएगा। अगर फंडामेंटल टॉलरेंस की बात की जाए तो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में 18 फंडामेंटल टॉलरेंस होते हैं। इसी को ग्रेड ऑफ टॉलरेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसको IT के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहला होता है IT 01, फिर होता है IT 0, नेक्स्ट होता है IT 1 होता है डॉट 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 करके IT 16 तक ये जाता है। तो बेसिकली ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं या कह लीजिए फंडामेंटल टॉलरेंस होते हैं, जो कि 18 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। छिद्र आधारित प्रणाली में H के लिए निम्नतम विचलन क्या होता है। इन ए होल बेसिस सिस्टम द लोअर डेविएशन ऑफ द होल H इज, तो होल बेसिस सिस्टम क्या होता है, तो होल बेसिस सिस्टम जिसमें हम होल के साइज को कांस्टेंट रख करके, होल के साइज को स्थिर रख के किसी भी प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए, इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के साइज में क्या करते हैं, वेरिएशन करते रहते हैं। तो वही बेसिकली क्या होता है, होल बेसिस सिस्टम होता है। तो इसमें जो निम्नतम विचलन होल का लोअर डेविएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, शाफ्ट का अपर डेविएशन 0 होता है और होल बेसिस सिस्टम में होल का लोअर डेविएशन 0 होता है। तो ये ऑप्शन आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ब्रेजिंग की प्रक्रिया में उपयुक्त पूरक पदार्थ है। द फिलर मटेरियल यूज्ड इन ब्रेजिंग इज, ब्रेजिंग में किस प्रकार के फिलर मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, तो दो प्रक्रिया होती है, एक होती है सोल्डरिंग, एक होती है ब्रेजिंग। जो सोल्डरिंग प्रक्रिया होती है 450 डिग्री सेल्सियस के नीचे की जाती है और जो ब्रेजिंग होती है ये 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की जाती है। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए 35 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि ब्रेजिंग प्रक्रिया में 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट वाले नॉन फेरस एलॉय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो भी हम फिलर मेटल प्रयोग करते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। ठीक, अब अगर सोल्डरिंग की बात की जाए तो वहां पर जो हम प्रयोग करेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट 450 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक लेथ सेंटर की संक बिंदु होती है। द कोनिकल पॉइंट ऑफ ए लेथ सेंटर इज, लेथ सेंटर जो बेसिकली प्रयोग किया जाता है डेड सेंटर या फिर लाइव सेंटर, उसके बीच का एंगल कितना होता है ये पूछा गया यहाँ पर। तो 36 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, 60 डिग्री। चाहे वो डेड सेंटर की बात की जाए या फिर लाइव सेंटर की बात की जाए तो एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। लाइव सेंटर क्या होता है, जो कि वर्क पीस के साथ घूमता रहता है, उसको हेड स्टॉक में फिट करते हैं। और डेड सेंटर वर्क पीस के साथ घूमता नहीं है, फिक्स रहता है, उसको टेल स्टॉक में फिट किया जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट वन 37 नंबर क्वेश्चन, शंकुवर्तन के लिए साधारणतया उपयुक्त लेथ सेंटर क्या होता है। यहां से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज द लेथ सेंटर जनरली यूज फॉर टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग प्रक्रिया करते समय जब हम दो जाबों को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के मध्य सेंटर का प्रयोग करके बांधते हैं तो वहां पर किस सेंटर का प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन है डेड सेंटर, हाफ सेंटर, बाल सेंटर या फिर सेल्फ सेंटरिंग सेंटर। तो आपको क्लियर होना चाहिए यहां से बाल सेंटर सही ऑप्शन हो जाएगा। जब हम लेथ सेंटर में सेंटर के मध्य बांधकर किसी जाब को टेपर टर्निंग कर रहे होते हैं तो वहां पर किस सेंटर का प्रयोग किया जाता है, बाल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। बाल सेंटर जो होता है बेसिकली पॉइंट के शेप में बाल के आकार में इसके आगे का पॉइंट होता है, टेपर टर्निंग के लिए प्रयोग करते हैं। डेड सेंटर अभी हमने ऊपर जाना तुरंत ही कि टेल स्टॉक में किसी भी ड्रिलिंग रीमिंग में जब किसी लंबे जॉब पर प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। हाफ सेंटर बेसिकली क्या होता है, तो जो हाफ सेंटर होता है ये छोटे जाबों की फेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है जब स्मॉल जॉब है उसकी फेसिंग करना होता है तो कौन सा सेंटर प्रयोग करते हैं, तो हाफ सेंटर प्रयोग करते हैं। बाल सेंटर टेपर टर्निंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख प्रकार के सेंटर होते हैं जिसका प्रयोग लेथ कार्य में किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो लेथ में बी पेंच उत्पन्न कराने हेतु बहु बिंदु कर्तन औजार है। ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज टू क्रिएट एक्सटर्नल बी थ्रेड। हमें क्या करना है, कोई हमारे पास शाफ्ट दी गई है, उस शाफ्ट पर हमें क्या करना है, एक्सटर्नल थ्रेड काटनी है। तो इस पर एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए बेसिकली किस
टूल का प्रयोग किया जाएगा उसी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है नर्लिंग टूल, चेजर, लेथ डॉग, टैप। तो आपको क्लियर होना चाहिए नर्लिंग टूल क्या करता है, बेसिकली किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब के ऊपर पैटर्न का निर्माण करता है ग्रिपिंग पावर को बढ़ाने के लिए। लेथ डॉग क्या होता है, ये सपोर्टिंग टूल होता है। टैप के द्वारा किसी भी होल में चूड़ी काटी जाती है, अगर कोई होल है उसके अंदर हमें इंटरनल थ्रेड काटनी है तो वहां पर प्रयोग किया जाता है टैप का। तो कौन सा ऑप्शन बच जाता है, बी ऑप्शन बच जाता है चेजर का। तो चेजर का प्रयोग किया जाता है बेसिकली किसी भी एक्सटर्नल सरफेस पर थ्रेड को काटने के लिए। कौन सी थ्रेड, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बेसिकली होता है। अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा भी हम चूड़ी काट सकते हैं, बट उसमें क्या होता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो जब हमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, चेजर का प्रयोग करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, छोटे शंख कोण का उपयोग कर बड़े शंकुओं का वर्तन करने के लिए उपयुक्त शंख वर्तन की विधि है। फॉर टर्निंग लॉन्ग टेपर विथ ए स्मॉल टेपर एंगल, फॉर टर्निंग लॉन्ग टेपर विथ ए स्मॉल टेपर एंगल द मेथड ऑफ द टेपर टर्निंग एम्प्लॉयड इज। यहां पर पूछा गया है कोई हमारा लंबा जॉब है, ठीक है, मींस स्मॉल टेपर एंगल और टेपर टर्निंग का मतलब जो लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है। किसी लंबे जॉब पर हमें छोटे कोण में टेपर टर्निंग करनी है तो बेसिकली किस टेपर टर्निंग मेथड का प्रयोग किया जाएगा, यही पूछा गया यहाँ पर। तो ऑप्शन दिया गया ऑफसेटिंग टेल स्टॉक, फॉर्म टूल मेथड, स्विवलिंग द कंपाउंड स्लाइड और कॉम्बिनेशन ऑफ द लेट क्रॉस स्लाइड एंड अ कंपाउंड स्लाइड मूवमेंट। तो 39 नंबर का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। जब हमें किसी लंबे जाप पर कम एंगल का छोटे एंगल का टेपर काटना होता है तो वहां पर प्रयोग किया जाता है ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक। टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा लंबे जाप पर छोटे कोण का टेपर काटा जाता है। इसके विपरीत जब हमें क्या करना होता है, छोटे जाप पर लंबे एंगल का टेपर काटना होता है, कोई छोटा जाब है उस पर हमें क्या करना है, लंबे एंगल का टेपर छोटा जाब है उस पर ज्यादा एंगल का स्टीप टेपर काटना होता है जिसका टेपर एंगल ज्यादा होता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग करते हैं। स्विवलिंग द कंपाउंड स्लाइड के द्वारा हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। और फॉर्म टर्निंग टूल मेथड भी बेसिकली कंपाउंड स्लाइड की तरह प्रयोग की जाती है। इसमें भी कम छोटे जाप पर हम अधिक टेपर एंगल काट सकते हैं। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्म टूल मेथड में हम इन ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों फीड देते हैं, लेकिन हम कंपाउंड स्लाइड मेथड में केवल मैनुअल फीड देते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सरफेस फिनिश कम होती है। ऑफसेटिंग टेल स्टॉक का पूछा जाता है फार्मूला क्या होता है, तो टेल स्टॉक ऑफसेट के लिए फार्मूला होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2 इंटू एल इंटू कैपिटल एल। यहाँ पर स्मॉल एल क्या है, टेपर की लंबाई है, कैपिटल एल क्या है, तो जॉब की लंबाई होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन, उच्चावच ग्रीव का उद्देश्य होता है, द पर्पज ऑफ रिलीफ ग्रूव इज। जो हम बेसिकली जब थ्रेड कटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, ग्रूविंग करते हैं। तो इस ग्रूविंग करने का उद्देश्य क्या होता है, यही पूछा गया है। ऑप्शन सबसे पहला मेंटेन द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ फिट, हाइपेचिक फिट के प्रकार को बनाए रखने के लिए। इंश्योर कॉन्टेक्ट बिटवीन द सरफेस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए। मेक फॉर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन के लिए, या एडजस्ट द कंपोनेंट फॉर प्ले, क्रीडन के लिए घटकों को समायोजन के लिए। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो ग्रूविंग होती है बेसिकली किस लिए की जाती है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए। इंश्योर कॉन्टेक्ट बिटवीन सरफेस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी रुकावट के लिए उनके बीच के मींस सरफेस संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए ग्रूविंग वगैरह की जाती है। ठीक, तो चल जैसे मान लीजिए ये कोई आपका जॉब है और ये हमारा यहाँ पर अलग डायमीटर का जॉब है। अब इस पे हमें क्या करनी है, थ्रेडिंग करनी है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ एक ग्रूविंग टूल का प्रयोग करके कुछ ग्रूव टाइप का बना देते हैं। मान लीजिए कुछ इस प्रकार का हमने बना दिया। ठीक, तो ये जो आपका ये वाला पोर्शन यही क्या कहलाता है, ग्रूविंग कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर थ्रेड कटिंग करता हुआ टूल आएगा और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, यहीं पर रेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर जाकर लगेगा नहीं, जिससे दुर्घटना वगैरह नहीं होगी और हमारा थ्रेड भी खराब नहीं होगा। बेसिकली पर्पज होता है ग्रूविंग का, थ्रेड कटिंग से पहले किया जाता है। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, सीट की मोटाई के शीघ्र मापन हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर क्विक चेकिंग ऑफ सीट थिकनेस, फिलर गेज, फिलेट गेज, डायल गेज या फिर स्टैंडर्ड वायर गेज। तो कल के भी वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब हमें किसी सीट की
कोई सीट है उसकी थिकनेस चेक करनी है या फिर वायर का डायमीटर चेक करना है तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है स्टैंडर्ड वायर गेज का। और ये बेसिकली 0 से 36 नंबर के साइज में पाए जाते हैं। 0 नंबर का साइज सबसे अधिक होता है और 36 नंबर का साइज सबसे कम होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे सीट या फिर वायर का डायमीटर क्या होता है, कम होता जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिलर गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो दो मैचिंग पार्टों के बीच का गैप चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिलर गेज को रेडियस गेज के नाम से जानते हैं। इंटरनल रेडियस या फिर आउटर रेडियस को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रिल गेज का प्रयोग ड्रिल को ग्राइंड करते इसमें उसका एंगल वगैरह चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर की तरफ। डाट 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 करके ढलवा लोहे को टर्न किया जाता है। कास्ट आयरन इज नॉर्मली टर्न्ड, मींस कास्ट आयरन की टर्निंग या फिर उसकी मशीनिंग करते इसमें कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यही पूछा गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या दिया गया है, सबसे पहला अप्लाइंग सोल्यूबल ऑयल, दूसरा ड्राई विदाउट एनी कूलेंट, थर्ड बाय अप्लाइंग स्ट्रेट कटिंग ऑयल एज ए कूलेंट, फोर्थ बाय अप्लाइंग वाटर एज ए कूलेंट। तो कास्ट आयरन की टर्निंग करते हैं इसमें बेसिकली किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, बिना किसी शीतलक के उसे ड्राई अवस्था में क्या करते हैं, टर्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ड्राई विदाउट एनी कूलेंट, बिना किसी कूलेंट का प्रयोग करते हुए। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन में फ्री ग्रेफाइट की मात्रा की पाई जाती है जो कि सेल्फ लुब्रिकेशन का काम करता रहता है, इसलिए यहाँ पर इसकी टर्निंग करते समय किसी भी कूलेंट वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर कूलेंट वगैरह का प्रयोग करेंगे तो चिप्स वगैरह को क्या करेगा, उसी में एक हिसाब से गीला टाइप बना देगा और उसकी टर्निंग करनी मुश्किल हो जाएगी। सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग बेसिकली माइल्ड स्टील वगैरह या फिर अधिकतर मेटल का प्रयोग करते समय अधिकतर मेटल की टर्निंग या फिर मशीनिंग करते समय सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक और पूछा जाता है, एल्यूमिनियम की टर्निंग या मशीनिंग करते समय किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर प्रयोग किया जाता है केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 43 नंबर। सामान्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त ड्रिल बिट में बिंदु कोण होता है। द पॉइंट एंगल इन ये जनरल पर्पस ड्रिल बिट, सामान्य उद्देश्य के लिए जो ड्रिल बिट होती है उसका एंगल पूछा गया है कितना होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए 118 डिग्री एंगल होता है जो जनरल पर्पस के लिए सामान्य उद्देश्य के लिए ड्रिल बिट प्रयोग की जाती है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही क्वेश्चन, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से कई बार पूछा जाता है अगर हमें हार्ड मेटल की ड्रिलिंग करनी है तो उसके लिए एंगल कितना होगा, तो उसके लिए एंगल हमारा ज्यादा होता है, 118 डिग्री से ज्यादा होता है। जैसे स्टेनलेस स्टील, कॉपर, इन सब की ड्रिलिंग करनी है तो यहाँ पर एंगल 140 डिग्री हो जाता है। अगर हमें सॉफ्ट मेटल की ड्रिलिंग करनी है तो किसका प्रयोग किया है, तो वहां पर लो पॉइंट वाले एंगल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक, रबर, इन सब में हमें ड्रिलिंग करनी है तो 80 डिग्री वाले ड्रिल बिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहे के निर्माण के हेतु कौन से अयस्क का उपयोग नहीं किया जाता है। नेम द और व्हिच इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग आयरन, इस आपको यहाँ देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं होता है। सबसे पहला बॉक्साइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि आयरन का अयस्क कौन सा नहीं होता है, तो लिमोनाइट आयरन का अयस्क है, हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी आयरन का अयस्क है, लेकिन बॉक्साइट आयरन का अयस्क नहीं होता। तो 44 नंबर का क्या सही हो जाएगा, 44 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बॉक्साइट का प्रयोग आयरन के निर्माण के लिए नहीं किया जाता। तो फिर बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, बॉक्साइट बेसिकली एल्युमिनियम का अयस्क होता है, एल्युमिनियम के निर्माण के लिए बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। अब इन ऑप्शन की बात की जाए जो सबसे ज्यादा आयरन और प्रयोग किया जाता है निष्कर्षण में, वो प्रयोग किया जाता है मैग्नेटाइट का। आयरन के निष्कर्षण में मैग्नेटाइट प्रयोग किया जाता है, इसमें लगभग 72% आयरन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट वन जो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट में लगभग 70% आयरन की मात्रा पाई जाती है। लिमोनाइट की बात की जाए तो इसमें 60 से 63% तक की आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद इसमें एक और आता है सीडेराइट, सीडेराइट में 40% आयरन की मात्रा पाई जाती है। एक होता है पियरलाइट, इसमें 40% से कम आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा आयरन मैग्नेटाइट में पाया जाता है 72%, हेमेटाइट में 70%, और ज्यादातर हेमेटाइट का प्रयोग किया जाता है इससे आयरन का निष्कर्षण करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बढ़ई के वाइस में उपयुक्त पेंच होती है। द थ्रेड यूज्ड इन ए कारपेंटर वाइस, कारपेंटर वाइस में बेसिकली
किस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, तो क्लियर होना चाहिए यहाँ से। ऑप्शन नंबर 45 का सही हो जाएगा बी, सॉटूथ थ्रेड। सॉटूथ थ्रेड का प्रयोग किया जाता है कारपेंटर की वाइस में। ठीक, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो कारपेंटर वाइस होती है इसमें क्विक रिलीजिंग मैकेनिज्म का काम करता है। यहाँ पर हाफ नट होता है, उसको इंगेज डिसएंगेज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको क्विक रिलीज जल्दी से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। किसको, बढ़ई की वाइस को। अगर वाइस के बारे में बात की जाए तो जो सिंपल प्रकार की वाइस होती है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइस को कितने हाइट पे फिक्स किया जाता है, तो 106 सेंटीमीटर की हाइट पर इसको फिक्स किया जाता है, जिसको हमने पिछले वीडियो में कई सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उत्केंद्री वर्तन के लिए असमाकृति में रखा जा सकता है। इरेगुलर शेप, जो भी इरेगुलर शेप फॉर इसेंट्रिक टर्निंग कैन बी हेल्ड इन। ये जो इरेगुलर शेप के जॉब होते हैं जिनकी आकृति क्या होती है, विषम होती है, उनकी अगर हमें टर्निंग करनी है, इसेंट्रिक टर्निंग करनी है, तो कौन से चक का प्रयोग किया जाता है, फोरजा चक, थ्रीजा चक, डेड सेंटर या फिर स्टडी रेट। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, फोरजा चक का प्रयोग करके हम इसेंट्रिक टर्निंग कर सकते हैं, या फिर जिनकी आकृति विषम होती उसका प्रयोग किया जाता है। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसा जॉब जिसमें कई सारे सेंटर होते हैं, जैसे कि कुछ सेंटर क्या है, यहाँ है, फिर यहाँ से कुछ इस प्रकार का जॉब इससे अटैच हो, इसका सेंटर यहाँ है, फिर यहाँ से कुछ इस प्रकार का हो, जैसे एक्सेल वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, इसेंट्रिक टर्निंग वाले वो जॉब होते हैं जिसमें एक से अधिक सेंटर होते हैं, वहां पर क्या होती है, इसेंट्रिक टर्निंग होती है। कंसेंट्रिक टर्निंग मतलब वो एक ही सेंटर में होते हैं। थ्रीजा चक का प्रयोग कब करते हैं, तो सिलेंड्रिकल वर्कपीस को होल्ड करने के लिए थ्रीजा चक का प्रयोग किया जाता है, इसे सेल्फ सेंट्रिक चक के नाम से भी जानते हैं। स्टडी रेट का प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है किसी लंबे जाप को लेफ्ट सेंटर के बीच टर्निंग करते समय सपोर्ट करने के लिए। डेड सेंटर का प्रयोग किया जाता है लंबे जाप को टेल स्टॉक में हमें उस टेल स्टॉक की सहायता से उसको सपोर्ट करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर, एक धात की प्रघात एवं प्रघात संघट्ट सहने की क्षमता को कहते हैं। एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू विथस्टैंड शॉक एंड इंपैक्ट लोड। शॉक और इंपैक्ट लोड को सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है। 47 नंबर का क्या सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। टफनेस, किसी भी धातु में उसको जो इंपैक्ट लोड डालते हैं या फिर जो भी हम शॉक लोड डालते हैं, प्रघात करते हैं, उसको सहन करने की क्षमता क्या होती है, तो टफनेस कहलाती है। अगर ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं, ब्रिटलनेस क्या होता है, तो ब्रिटलनेस भंगुरता किसी जॉब का वो गुण होता है अगर उसमें हम क्या करते हैं, हैमरिंग वगैरह करते हैं, कोई इंपैक्ट लोड डालते हैं तो उसको सहन नहीं कर पाता, अपने प्लास्टिक अवस्था में आने से पहले क्या होता है, टुकड़ों टुकड़ों के रूप में टूट जाता है। जैसे कि कास्ट आयरन वगैरह अगर उसमें हम हैमरिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। कठोरता क्या होती है, हार्डनेस, तो हार्डनेस किसी धातु का वो गुण होता है जिसके द्वारा क्या करता है, वो दूसरे धातुओं को काट सकता है, खुरच सकता है, या फिर दूसरे धातुओं द्वारा स्वयं के कटिंग का क्या करता है, विरोध करता है। डक्टिलिटी क्या होती है, तो डक्टिलिटी किसी धातु का वो गुण होता है जिसके द्वारा उसको हम पतले तारों के रूप में खींच सकते हैं, जैसे कॉपर वगैरह हो गया। सबसे अधिक डक्टिलिटी किसकी होती है, तो गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे अधिक होती है। यहाँ से एक और पूछा जाता है मैलेबिलिटी के बारे में, तो मैलेबिलिटी धातु को वो गुण होता है जिसके द्वारा उसके सीट, चादर वगैरह का निर्माण किया जाता है। तो शॉक और इंपैक्ट लोड को सहन करने की क्षमता क्या हो जाएगी, टफनेस हो जाएगी। आपको क्लियर होना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। यदि छिद्र का आकार 20 फिर प्लस में क्या है 0.00 अपान फिर एक और दूसरा प्लस में 0.021 तथा साफ्ट 20 माइनस 0.007 माइनस 0.020, तो फिर हमें निकालना है मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा। यहाँ पर होल का और शाफ्ट का साइज दिया गया है, हमें मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है। तो मैक्सिमम क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, अधिकतम अंतर कितना होगा। तो मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है हाई लिमिट ऑफ होल, मीन्स होल का हाई लिमिट माइनस क्या होता है, शाफ्ट का लो लिमिट होता है, लो लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो हाई लिमिट ऑफ होल पता होना चाहिए, लो लिमिट ऑफ शाफ्ट पता होना चाहिए, तो हम मैक्सिमम क्लियरेंस निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 20 है, अगर यहाँ से हम निकाले होल का, अगर हाई लिमिट निकाला जाए, हाई लिमिट ऑफ होल, तो कितना हो जाएगा, 20 में 0.021 जुड़ेगा तो 20.021 mm ये होल का हाई लिमिट हो जाएगा। और होल की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, होल की लोअर लिमिट 20 में हम 0.00 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगी, तो होल की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। शाफ्ट की बात की जाए तो शाफ्ट का अपर लिमिट कितना होगा,
तो 20 में से हम क्या करेंगे, ज्यादा वाला जब हम घटाएंगे तो लोअर लिमिट आएगी, कम वाला घटाएंगे तो क्या आएगा, हायर लिमिट आएगी। तो हम 20 में से माइनस करते हैं 0.007 को तो ये निकल के आता है 19.993 निकल के आता है। तो ये क्या हो जाता है, ये बेसिकली हो जाता है होल का अपर लिमिट हो जाता है, हाई लिमिट ऑफ होल। अगर लोअर लिमिट की बात की जाए तो लोअर लिमिट के लिए हम 20 में से क्या करेंगे, 20 में से हम माइनस करेंगे 0.020 को, तो यहां से कितना निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा 19.980। ये क्या हो जाएगा, ये शाफ्ट की लोअर लिमिट हो जाएगी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्लियरेंस को निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, हाई लिमिट ऑफ होल माइनस लो लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो अभी हमने हाई लिमिट ऑफ होल निकाला था, कितना आया था, 20 में हमने 0.021 जोड़ा तो 20.021 निकल के आया। इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितनी निकल के आई थी, 19.980 निकल के आई थी। तो यहां से जब हम इसको माइनस करते हैं तो 21 तो ऊपर बच गया और 20 नीचे बच गया, दोनों का जब हम अंतर निकालते हैं तो 0.041 mm निकल के आ जाता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 48 नंबर का 0.041 mm सही हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर प्लस में 21 ज्यादा है, माइनस में 20 कम है, हाइयर हमें निकालना है तो मैक्सिमम में से लोअर को घटाना है। तो 21 इधर ज्यादा है, 20 इधर कम है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 41 हमारा माइक्रोन सही हो जाएगा। अब यही हमें अगर लोअर लिमिट निकालनी होती, कम से कम क्लियरेंस निकालना होता तो क्या करते हैं, तो हम होल की लोअर लिमिट लेते हैं और शाफ्ट की अपर लिमिट लेते हैं। तो होल की लोअर लिमिट कितनी थी, 20 थी, शाफ्ट की अपर लिमिट कितनी थी, तो 20 में से 0.007 को घटाए तो 19.993 निकल के आया। तो यहां से मिनिमम क्लियरेंस की बात की जाए तो कितना आ जाएगा, 0.007 mm निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगी मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम क्लियरेंस कितनी हो जाएगी, 0.041 mm हो जाएगी। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर, वर्तन के दौरान कनकेव फेस के कारण होते हैं। ये कनकेव फेस इज इन टर्निंग इज कॉस्ट ड्यू टू, मीन्स जब हम क्या कर रहे होते हैं, टर्निंग कर रहे होते हैं, बेसिकली फेसिंग की प्रक्रिया करते समय डिफेक्ट आता है, कनकेव, कॉन्वेक्स और पिप का दोष आता है। तो पूछा जाता है कि कनकेव फेस क्यों आता है फेसिंग करते समय, उसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन दिया गया इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ टूल, सेकंड ब्लंट टूल, थर्ड कैरेज इज नॉट लॉक्ड, फोर्थ टूल इज नॉट सेट टू द सेंटर। अब यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहले हम क्लियर करते हैं कनकेव फेस का मतलब क्या होता है। तो कनकेव फेस का बात की जाए तो मान लीजिए हमारा कोई क्या है, शाफ्ट है, अब इसकी हम क्या कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं। तो टर्निंग करते समय बेसिकली इस प्रकार का जॉब बनना चाहिए था, बट इस प्रकार का ना बन के किस प्रकार का बन जाता है, कुछ अंदर गड्ढा टाइप बन जाता है, इस प्रकार से कुछ उत्तल टाइप जॉब बन जाता है। तो इस प्रकार से जॉब बनता है। तो इसके बनने का क्या कारण होता है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव। और दूसरा हमारा दोष आता है वो होता है बेसिकली कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स में क्या होता है, जॉब हमारा कुछ सीधा ना बन के वो क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे है, यहाँ से इस प्रकार का बाहर की तरफ निकल के बन जाता है। तीसरा जोश होता है वहां पर बीच में क्या होती है, थोड़ी सी पिप रह जाती है। तो तीनों को हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पूछा गया कॉनकेव का क्या कारण होता है। तो कनकेव का सबसे पहला कारण है इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ टूल। अगर टूल हमारा क्या है, सही से क्लैंप नहीं किया हुआ है तो वहां पर क्या होता है, कनकेव फेस का वो निर्माण करता है। अब कनकेव फेस के निर्माण करने से बेसिकली क्या होता है, तो टूल यहाँ पर क्या करता है, सॉफ्ट में डिगिंग कर जाता है। डिगिंग मतलब यहाँ थोड़ा एक गड्ढा टाइप बना देता है, थोड़ा सा गड्ढा टाइप बन जाता है जब उसकी फेसिंग की जा रही होती है। कारण क्या होता है, टूल प्रॉपर क्लैंप नहीं किया गया है। तो टूल क्या कर रहा होता है, ओवर हैंगिंग कर रहा होता है, जिससे कि गड्ढा बनने की समस्या आ जाती है। अगर अब बात की जाए दूसरे कारण की, दूसरे दोष की, जो कि बेसिकली होता है कन्वेक्स फेस के बारे में। तो कन्वेक्स फेस कब बनता है, तो कन्वेक्स फेस हमारा जब बनता है जब हमारा कह सकते हैं टूल सही से शार्प नहीं है, टूल ब्लंट है, या फिर जो कैरिज है वो सही से लॉक नहीं किया गया है, तो हमारा इस प्रकार का दोष आता है, कन्वेक्स का दोष आता है। थर्ड जो आती है कि बीच में जो पिप बच जाती है जॉब के, वो क्यों बच जाती है, यहाँ पर थोड़ी सी पिप क्यों बच जाती है, तो पिप बचने का कारण होता है यदि हमारा टूल जो है प्रॉपर सेंटर हाइट पर सेट नहीं किया गया है, जो कटिंग टूल है, तो पिप सेंटर में थोड़ी सी छूट जाती है। तो ये ऑप्शन आपको क्लियर होना चाहिए। कॉनकेव का कारण क्या होता है, प्रॉपर क्लैंप नहीं किया गया, तो जिससे क्या करता है, जॉब में गड्ढा बना देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है,
28 प्लस माइनस 0.5 mm के रूप में अविहित छिद्र के लिए सहिष्णुता क्या होगी? फॉर ये होल डिजाइन 28 प्लस माइनस 0.5 टॉलरेंस इज। तो टॉलरेंस अभी हमने पहले ऊपर पढ़ा था, टॉलरेंस क्या होती है? किसी भी जॉब के अपर लिमिट और उसके लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है? टॉलरेंस कहलाती है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच का जो डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं? टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 28 दिया गया है, यहाँ से अपर लिमिट निकाली जाए तो क्या होगा? 28 में हम क्या जोड़ देंगे? 0.5 जोड़ देंगे तो 28.5 आ जाएगा। यहाँ से लोअर लिमिट निकाली जाए तो 28 में से 0.5 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 27.5 आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आता है? 1 mm यहाँ से दोनों का डिफरेंस निकल के आ जाता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब वैसे अगर प्लस और माइनस में एक ही टॉलरेंस मींस एक ही टॉलरेंस दी गई है तो फिर वहां पर हमारा टॉलरेंस की वैल्यू निकालने के लिए प्लस और माइनस में एक ही लिमिट दी गई है तो वहां पर टॉलरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसको बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से भी हमारा कितना आ जाता है? 1 mm निकल के आ जाता है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, क्लियर हो गया होगा। 51 नंबर क्वेश्चन की बात किया तो 30H7G6 के रूप में अविहित एक फिट है। ये फिट इज डिजाइंड एज 30H7G6 इज ऑप्शन क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट या फिर टॉलरेंस फिट होता है। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए। तो 30H7G6 की बात की जाए तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये हमारा अंतर आता है क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है, निकासी फिट जिसे नाम से जानते हैं। फिट बेसिकली कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। CTI के नाम से आप याद रख सकते हैं। फिट मींस दो मैचिंग पार्टों के बीच का जो संबंध है, किस प्रकार से जॉब मेल और फीमेल आपस में फिट है, गैप है या गैप नहीं है, किस प्रकार से फिट है, जो संबंध उसके बीच का होता है वही फिट कहलाती है। 3 प्रकार की। C मतलब होता है क्लियरेंस, T का मतलब होता है ट्रांजिशन, I का मतलब होता है इंटरफेरेंस। CTI के नाम से इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए कि लेटर में यहाँ पर जो कैपिटल लेटर होता है वो होल को प्रदर्शित करता है। अगर कहीं स्मॉल लेटर में कोई चीज दिया गया तो किसको प्रदर्शित करता है? शाफ्ट के साइज को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ 30H7G6 की बात की जाए तो 30 यहाँ पर क्या दिया गया है? 30 का मतलब है ये जॉब का बेसिक साइज है। 30 क्या है? ये जॉब का बेसिक साइज है। H7 क्या है? तो H7 ये जो होल दिया गया है उसके लिए ग्रेड ऑफ टॉलरेंस दिया गया है। G6 क्या है? तो G6 क्या है? सॉफ्ट के लिए ग्रेड ऑफ टॉलरेंस दिया गया है। H फंडामेंटल डेविएशन होता है होल का और 7 क्या होता है? ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है। G क्या है? होल के लिए फंडामेंटल डेविएशन है और 6 क्या उसके लिए ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है। तो कैपिटल लेटर होल को, स्मॉल लेटर शाफ्ट को प्रदर्शित करता है। अब यहां से अगर हम बात करें H हमारा होल बेसिस सिस्टम के लिए H अगर दे दिया जाता है तो शाफ्ट के अक्षर के अनुसार हम पहचान जाते हैं कौन सी फिट दी गई है। तो अगर H के साथ में A से लेकर के H तक का कोई लेटर आता है, कहां से? A से लेकर के H तक का कोई लेटर आता है तो ये बेसिकली होता है क्लियरेंस फिट। यदि J से लेकर के N तक का आता है मींस JKMN आता है तो ये बेसिकली कौन सी फिट होती है? ये होती है ट्रांजिशन फिट। और यदि N के आगे जाएं, P से लेकर के और U तक के या कह सकते हैं Z तक का कोई लेटर दिया गया है तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। क्लियरेंस में होल का साइज बड़ा होता है, सॉफ्ट का साइज छोटा होता है। ट्रांजिशन में क्या होता है? कभी होल का साइज बड़ा, कभी सॉफ्ट का साइज बड़ा। इंटरफेरेंस में सॉफ्ट का साइज बड़ा होता है, होल का साइज छोटा होता है। तो ये तीनों आपको क्लियर होनी चाहिए। A से H तक क्लियरेंस फिट होती है, J से N तक JKMN ट्रांजिशन फिट होती है जिसमें कभी क्लियरेंस कभी इंटरफेरेंस आती है। P से लेकर के U तक के बेसिकली इंटरफेरेंस फिट होती है जिसमें सॉफ्ट का साइज ज्यादा होता है, होल का साइज कम होता है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर गणित का सवाल दिया गया। मैथ का एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 तथा उसकी ऊंचाई 20 है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 10 एंड हाइट 20, व्हाट इज द एरिया? तो ट्रायंगल के एरिया की बात की जाए तो ट्रायंगल के एरिया के लिए फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट मींस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 की वैल्यू ऐसे रह जाएगी। बेस की वैल्यू, आधार की वैल्यू कितनी दी गई है? तो बेस की वैल्यू 10 दी गई है। हाइट कितना दिया गया? हाइट 20 दिया गया है। तो यहां से हम 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
और जब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आधार 10 है, ऊंचाई 20 है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 53 नंबर का, 300 mm लंबाई से युक्त एक मानक हेक्सा ब्लेड में 375 दांतें हैं। ब्लेड का वर्गीकरण एवं सेट का प्रकार क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बेसिकली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड हेक्सा ब्लेड 300 mm लेंथ, उसकी लंबाई कितनी है, 300 mm उसकी लंबाई है हेक्सा ब्लेड की, एंड लेंथ है एंड 375 टीथ, और 300 mm लंबाई में कितने दांते कटे हैं, तो 375 दांते काटे गए हैं। ठीक, 300 mm लंबाई में कितने दांते हैं, 375 दांते काटे गए हैं। तो पूछा गया किस प्रकार का सेट है, कौन सा इसका वर्गीकरण होगा। सबसे पहले मीडियम वेव सेट, सेकंड मीडियम स्टैगर्ड सेट, फाइन स्टैगर्ड सेट या फिर फाइन वेव सेट। तो 53 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 53 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइन वेव सेट के अंतर्गत ये आता है, बट इसको हम क्लियर कर लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर दिया गया है कि 300 mm में कितने तीथ हैं, तो 3 mm लंबाई में 375 तीथ हैं। तो अगर बात की जाए 1 mm लंबाई में कितने तीथ होंगे, मीन्स 375 तीथ कितने लंबाई में है, 300 mm लंबाई में है। तो एक तीत कितने लंबाई में होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 300 को डिवाइड करना होगा 375 से, तो यहां से निकल के आ जाता है 0.8 mm निकल के आ जाता है। जो 0.8 निकल के आता है ये क्या है, दो दांतों के बीच की दूरी होती है। मीन्स एक दांते से दूसरे दांत के बीच की दूरी कितनी है, 0.8 mm है। मीन्स 0.8 mm में क्या है, एक दांता, पहला दांता यहाँ हो गया, फिर 0.8 mm के बाद क्या होगा, दूसरा दांता होगा। इसी प्रकार 300 mm में कितने हो जाएंगे, 375 तीत हो जाएंगे। तो 0.8 mm पिच किसको दर्शाता है, तो 0.8 mm दर्शाता है फाइन पिच को। और हमें पता है कि फाइन पिच में कौन सी सेटिंग की जाती है, तो फाइन पिच में वेव सेटिंग की जाती है। जो वेव सेटिंग होती है बेसिकली किसमें की जाती है, इसी को जिगजैग सेटिंग के नाम से जानते हैं। ये फाइन पिच ब्लेड में सेटिंग की जाती है। ठीक, अगर बात की जाए सिंगल स्टैगर्ड या फिर डबल स्टैगर्ड सेटिंग की, तो जो स्टैगर्ड सेटिंग होती है सिंगल स्टैगर्ड, ये बेसिकली कोर्स पिच ब्लेड में की जाती है, जिसकी पिच 1.8 mm होती है। और जो डबल स्टैगर्ड होती है जिसे अल्टरनेट सेटिंग के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली मीडियम पिच जिसकी 1.0 या 1.4 mm पिच होती है, उसमें डबल स्टैगर्ड सेटिंग की जाती है। और जिगजैग या फाइन सेटिंग 0.8 mm हेक्सा पिच वाले ब्लेड में की जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फाइन वेव सेट। तो क्लियर, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आगे बेसिकली हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको हम कवर करते हैं नए वीडियो में पीडीएफ के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।